कैसे हो दोस्तों? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 1 महीने के करीब करीब पीएससी का एग्ज़ाम रह चुका है। हम पीएससी को ना देखते थोड़ा लंबी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के लेक्चर को चला रहे हैं, जिसमें हमने पार्लियामेंट को भी देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी देख चुके हैं और हमें पार्लियामेंट्री कमेटी को देखना था। और पार्लियामेंट्री कमेटी का एक लेक्चर हो चुका है, दूसरे लेक्चर में हमें देखना था जिसमें हम वित्त से संबंधित जो कमेटियाँ थी हमें उसे देखना था। हम एक एक कमेटी आपको बताते चलते हैं, आप उसे देखते चलिए। उसके बाद में जो एक कमेटी थी, क्योंकि आपने जो देखना था लोक लेखा समिति है ना, वो आपने देख चुके हैं। अब जो दूसरी कमेटी है वो है प्राक्कलन कमेटी या प्राक्कलन समिति। अब ये प्राक्कलन समिति जो है उसके विषय में हमें पढ़ना है। अब प्राक्कलन कमेटी की अगर हम बात करें तो ये 1921 के समय में जो प्राक्कलन का जो बात आती थी, मतलब जो पत्र है उसका आकलन करना, वो सब जो काम था पूर्व में आजादी के पूर्व वित्त समिति के द्वारा, मतलब जो लोक लेखा कमेटी थी वो करती थी। भारत जब आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद में इस प्राक्कलन कमेटी का गठन किया गया और गठन करने के दौरान जितने भी सदस्य थे वे सभी सदस्य लोकसभा से लाए गए। किससे लाए गए? लोकसभा से। और प्रारंभ में अगर हम बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या 25 रखी गई। फिर 1956 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके इसकी सदस्यों की संख्या कर दी गई 30। मतलब वर्तमान में अगर हम प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या की बात करें तो होती है 30। और इन सबका जो चुनाव होता है वही एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण पद्धति के माध्यम से होता है। और जो कार्यकाल होता है वो भी कितना होता है? 1 वर्ष का। मतलब 1 वर्ष के बाद में पुनः चुने जाते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा, कोई भी मंत्री या कोई सदस्य है लोकसभा का, अगर वो मंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को इस समिति से त्याग पत्र देना पड़ेगा। और कोई मंत्री है तो इस समिति का कभी सदस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये कमेटी है, ये समिति है। इस समिति का कार्य क्या है? तो कार्य यह है कि जो भी विभाग है, विभाग, उनके प्राक्कलन का की जांच करना। प्रमुख कार्य इसका ये है, जो भी बातें आती है उसकी जांच करना। जांच करते समय में इस बात को ध्यान में रखना कि भैया कोई नीति बनाई जा रही है, कोई कार्य किया जा रहा है, कोई योजना बनाई जा रही है, कोई नियुक्ति की जा रही है, तो इसमें हमेशा मितव्ययता, मतलब कम से कम खर्च के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिया जा रहा है तो ध्यान दीजिए, हम आपको उसके विषय में अल्टरनेट रास्ता बताते हैं। यह है प्राक्कलन समिति में बताया गया। किसमें? प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति कार्य यही करती है, पर इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो शवदान की तरह होता है, अर्थात खर्च हो चुका है उसके बाद में ये देखती है। दूसरी बात क्या है, अगर हम एक सीमा की बात करें, सीमा ही तो में आता है ये सब पॉइंट। बात ये आती है कि भैया जिस प्रकार से लोक लेखा समिति को एक गाइडर, एक मित्र के रूप में कैग मिलता है, कैग की रिपोर्ट मिलती है, वैसे इसे कोई मिलता नहीं है ना। तो मतलब कैग जैसा जो मित्र होता है वो इसे प्राप्त नहीं होता, जिस वजह से भी इसके कार्य की क्षमता में थोड़ी सी कमी आती है। अगली बात यह है कि ये प्राक्कलनों का जो आकलन करता है वर्ष भर कार्य करता है, वर्ष भर कार्य करता है, परंतु वर्ष भर कार्य करने के दौरान इस बात को याद रखें कुछ ही विभागों की जांच कर पाता है, मतलब सभी विभागों को देख नहीं पाता है।
तो एक प्रकार से जो मॉनिटर किया जाना चाहिए विभागों का, वो हो नहीं पाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी एक सीमा निकल कर आई इनके कार्यकाल को लेकर। वो ये है कि इनका कार्यकाल सीमित होने के कारण, पर कार्य की प्रकृति बड़ी तकनीकी होने के कारण सदस्य को ये पता ही नहीं रहता है कि कार्य करना कौन सा है और कार्य करना कैसे है। उसे सीखते सीखते 1 वर्ष लग जाता है और 1 वर्ष के बाद में जैसे होता है तो भी इन्हें समिति से हटना पड़ता है। तो जिस वजह से जो कमेटी रहती है उसकी गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। इसे कम करना चाहिए। कम करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये होगी हमारी एक कमेटी जो वित्त से संबंधित थी। ये दूसरी हमने देखी, लास्ट लेक्चर में हमने एक देख ली थी, अब एक और देख लेते हैं। वो है आपकी जो अगली समिति है वो सहकारी उपक्रम समिति। कौन सी, सहकारी उपक्रम समिति। इसके अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या, तो पहले इस सदस्यों की संख्या जो थी वो थी 15। वो थी 15, अब कर दी गई है 22। और 22 में भी जो सदस्यों की संख्या है वो 15 और 7 कर दी। मतलब जो 15 है वो लोकसभा से और जो 7 है वो राज्यसभा से। वो किससे, राज्यसभा से। यह भी कर दिया इन्होंने। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, इनका भी कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है। और जो चुनाव होता है इनका वो एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण पद्धति, मतलब एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण पद्धति के माध्यम से होता है। इस बात को भी याद रखिए। अब बात आती है ये कार्य क्या करता है। तो जितने भी सहकारी या सार्वजनिक उपक्रम है उनके वित्त की जांच करना। उनका जो पैसा आ रहा है, वो जो खर्च कर रहे हैं, वो खर्च उचित ढंग से हो रहा है कि नहीं, जो खर्च किया जा रहा है उसमें बेफिजली है कि नहीं। अगर बेफिजली है तो उसके विषय में जांच करना। बेफिजली को कम किया जा सकता है तो उसके विषय में सिफारिश करना। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये समिति भी वित्त पर नियंत्रण लगाती, परंतु एक स्पेसिफिक रूप से किस क्षेत्र में लगाती है, सार्वजनिक उपक्रम, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSU। जो महानवोलिस मॉडल, जो सेकंड पंचवर्षीय परियोजना थी, उसके बाद जो लगातार सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए गए, बनाए गए, वो थे PSU। उनकी मितव्ययता में धीरे धीरे क्या लाना, बढ़ोतरी लाना। मितव्ययता ज्यादा बढ़े, कम खर्च ज्यादा बढ़े, क्वालिटी अच्छी हो। क्योंकि यही तो उद्देश्य है बजट में, बजट घाटे को, राजकोषीय घाटे को, राजकोषीय व्यय को क्या करना है, जो कम करना है। तो ये कमेटी है, कमेटी भी उसी रूप में कार्य करती है। पर इसके साथ में एक महत्वपूर्ण अभी कमेटी है जिसे आपको पढ़ना है, समझना है, और वो है विभागीय कमेटी, विभागीय समिति। अब ये विभागीय समिति जो है, इसके विषय में थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। 1981 की बात है और 1981 में खाड़ी देशों में युद्ध की शुरुआत हुई। जो खाड़ी देश वर्तमान में आप देखते हो ना, ईरान इराक के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई। भारत आज भी जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का आयातक है, वैसे पहले भी पेट्रोलियम पदार्थों का आयातक था। और भारत के जो अच्छे संबंध थे, वो अच्छे संबंध पहले गुट निरपेक्षता के आधार पर न होकर समाजवादी और पूंजीवाद के आधार पर हो गए थे। बीच में 71 के बाद में वो हो गए थे रशिया, जो पहले का सोवियत संघ था, उसके साथ। पर सोवियत संघ की स्थिति भी 1981 के बाद में थोड़ी सी नरम होते चली गई। उसके पीछे का अंग्रेज, मतलब यूरोपीय और अमेरिकी अधिक पूंजीवादी प्रसार था। दूसरा, जो देश थे सोवियत संघ के, जो मिलकर एक यूनाइटेड, मतलब एक फेडरल सिस्टम बना था, कन्फेडरेशन बना था, वो धीरे धीरे असंतुष्टि दिखने लगी थी।
जिसके कारण जो एक सोवियत संघ, जो भारत के लिए एक मार्केट था जहां पर भारत के द्वारा बनी गई वस्तु को बेचा जाता था, वो बेचने वाली वस्तु की कीमत अपने आप कम हुई क्योंकि मार्केट ही नहीं रहा। और दूसरा, ईरान और इराक के मध्य युद्ध चल रहा था, तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत को पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता थी, तो पेट्रोलियम पदार्थ इन देशों से तो लाया जा रहा था, परंतु अधिक कीमत पर लाया जा रहा था। और ये सब चीज व्यापारिक असंतुलन को जन्म दे दी थी। और सरकार के ऊपर पहले से ही वेलफेयर स्टेट का कहीं ना कहीं बर्डन था, क्योंकि WB भी उस समय वेलफेयर की बात करता था, विश्व वेलफेयर स्टेट की बात करता था, तो सरकार के खर्च भी बढ़ रहे थे। और इसी का नतीजा हुआ कि 1991 में सरकार के पास में 1 महीने का ही राजकोषीय प्रबंधन है, मतलब जो फॉरेन करेंसी थी वो 1 महीने की रही। और जब 1 महीने की रही तो सरकार को 1991 में IMF से फंड लेना पड़ा। पर जब फंड लिया तो कुछ शर्तों के साथ लिया, और शर्तों के साथ ये था कि आपको मितव्ययता पर ध्यान देना है और हर जगह पर आपको कोशिश करना है कि राज्य की भूमिका कम हो। मितव्ययता पर ध्यान देना जरूरी था, तो इसलिए मितव्ययता पर ध्यान देने के लिए सरकार के जो बजट रहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना था। क्योंकि सरकार के जो विभाग होते हैं, सरकार के विभिन्न विभाग होते हैं, उन विभागों के द्वारा पूर्व में अनुमान लगाया जाता था कि इतनी आवश्यकता पड़ेगी, और वित्त मंत्री उन आवश्यकता को ध्यान में रखकर हिनात प्रबंधन करके नोट को छपवाकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता था। जिस वजह से क्या होता था, अतिरिक्त मुद्रा बाजार में आ जाती थी, और जब मुद्रा की मांग कम हो परंतु बहुत अधिक आ जाती है तो यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, और इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति हो तो ऐसी कंडीशन में से बचने के लिए, विभागों को थोड़ा नियंत्रण में लाने के लिए 1993 में 17 विभागीय समिति की स्थापना की, जिसमें 2003 में बढ़ोतरी की गई 7, और वर्तमान में होगी कुल 24 विभागीय समिति, जिसमें से जो 16 थी है वो लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती है, और जो 8 है वो राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की संख्या होती है 31। इसमें 10 राज्यसभा से और 21 कहां से, लोकसभा से। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न विभाग, क्योंकि आपने बजट को भी देखा जिसमें हमने विभागीय कमेटी का जिक्र किया था, आप उस लेक्चर को जाकर देखिएगा। तो विभिन्न विभागों के जो खर्च है उसका मूल्यांकन करना कि भैया तुम जो मांग कर रहे हो सही कर रहे हो क्या नहीं, उसका आकलन करना, उसके बाद में बताना। और ये इसलिए भी करवाया जाता है क्योंकि भैया बजट के ऊपर जो संसद का नियंत्रण है वो उतना प्रभावशील नहीं है। आपने प्रभाव एक लेक्चर में देख चुके, पार्लियामेंट के लेक्चर नंबर 11 में आपने पढ़ चुके। तो भैया प्रभावकारी नियंत्रण हो इसलिए आवश्यक बना कि आप विभागीय कमेटी बनाए। तो विभागीय कमेटी वैसे ही कार्य करती है जैसे बजट सत्र में सदन कार्य करता है, पर ज्यादा कुशलता के साथ, ज्यादा तकनीक के साथ में, और ज्यादा सर्वसम्मति के साथ में। तो एक अच्छा नियंत्रण हमें दिखाई देता है कार्यपालिका के ऊपर, विपक्ष के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी। इस वजह से कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है, मितव्ययता में भी वृद्धि होती है, और कार्य हमें क्वालिटी भी दिखाई देती है। तो इस वजह से ये किया गया। आज भी विभागीय समिति जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। पर ये जो समितियां हैं, पर इसके अलावा कई अन्य भी समितियां हैं, जैसे याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आचरण समिति। कौन कौन सी, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और आचरण समिति। थोड़ा सा नाम लिख लीजिएगा, याचिका, याचिका, विशेषाधिकार और आचरण समिति। आपको नाम से क्लियर हो जा रहा है। याचिका समिति, आवेदन समिति,
जो आवेदन किए गए उसकी जांच करने के लिए एक प्रकार से ये तीनों जो समिति है वो है बेटा जांच समिति। विशेषाधिकार समिति, अगर सदन में कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है और उसने आरोप लगाया है तो भैया आरोपों की जांच करने के लिए जो कमेटी बैठती है उसे कहा जाता है विशेषाधिकार समिति। आचरण समिति, संसद में कार्रवाई चल रही थी और सदस्य के द्वारा जो व्यवहार किया गया है उस व्यवहार को देखने के लिए जो समिति बनती है उसे कहा जाता है आचरण समिति। ये जो समितियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा कार्य को भी किया जाता है। यदि हम सदस्यों की बात करें, क्योंकि ये समिति सब बैठाता है, अगर लोकसभा में कहे तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में कहे तो राज्यसभा का अध्यक्ष। अगर हम आचरण याचिका समिति की बात करें तो लोकसभा में इसके सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 15 और राज्यसभा की अगर हम बात करें सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 10। जब विशेषाधिकार की बात करते हैं तो इसमें भी वही है, एक होती है आपकी 15 जो लोकसभा में, और जो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हो जाती है कितनी 10। आचरण समिति थोड़ी सी नई है। जो आचरण समिति है वो आचरण समिति सबसे पहले राज्यसभा में गठित की गई, राज्यसभा के बाद में लोकसभा में गठित की गई। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 सदस्य हैं राज्यसभा में और इसको गठित किया गया 1997 में। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 15 सदस्य हैं कहाँ पर लोकसभा में और इसे गठित किया गया 2000 में। ये कमेटी है, इसे याद रखिएगा, हमेशा भूलने की संभावना में रहते हैं तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर रखिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो अन्य कमेटियां भी हैं जो दैनिक कार्यों से संबंधित जुड़ी पड़ी है। अगर हम दैनिक कार्यों से अगर संबंधित देखें, जो दैनिक कार्य रहते हैं उससे देखें तो कई सारी समिति जिसमें कार्य सलाहकार समिति, नाम लिखिएगा आप लोग, एक तरफ से दैनिक कार्यों से संबंधित समिति। इसके ऊपर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ चुके हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पूछे, आप समझिए कैसे। दैनिक कार्यों के संबंध में, ठीक है, किसके कार्यों के संबंध में, दैनिक कार्यों के संबंध में। दैनिक कार्यों के संबंध में अगर देखें तो सबसे पहले एक होती है कार्य सलाहकार समिति। कौन सी कार्य सलाहकार, कार्य सलाहकार। दूसरी होती है निजी विधायन समिति, निजी जो विधायन है, विधान है ना, उसके संबंध में। इसके बाद में एक और समिति होती है उसे कहते हैं नियम समिति, नियम समिति। और एक होती है अनुपस्थ सदस्य समिति, ठीक है। ये 4 समिति है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कार्य सलाहकार समिति की बात करें, नियम समिति की बात करें तो इन दोनों ही समिति को जो लीड करते हैं, राज्यसभा में अगर करेंगे और लोकसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा का राज्यसभा का सभापति करता है। कौन करता है, राज्यसभा का सभापति करता है। निजी विधायन की बात करें तो निजी विधायन के संबंध में दोनों का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उप सभापति, इस बात का रखिए। और अनुपस्थ समिति की बात करें तो अनुपस्थ समिति राज्यसभा में होती ही नहीं है और ये जो कार्य राज्यसभा में किया जाता है अनुपस्थित, वो कार्य सलाहकार समिति ही कर लेती है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक के कोई दिक्कत है क्या? अगर यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बताइए। चलिए, जब यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है तो हम इनके सदस्यों की संख्या भी बता देते हैं। इन समिति के सदस्यों की संख्या बताया तो 15, 10, 15 हो गया लोकसभा, 10 हो गया राज्यसभा। निजी विधायन की बात करें तो यहाँ पर भी 15 लोकसभा और 10 हो गया राज्यसभा। पर यहाँ पर थोड़ा सा मामला अटका पड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा।
यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकसभा की बात करें तो वहां पर सदस्यों की संख्या है 15, और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या 16। कोई दिक्कत है? यही पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना था, और इसी पॉइंट को अगर आपने याद रखी है तो फिर सब जगह पर एक जैसा मामला है। यहाँ पर भी आप याद रखिए, यहाँ पर भी क्या है, 15 लोकसभा, क्योंकि इस कार्य को करता कौन है, निजी विधान समिति। तो मतलब जो सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो सब जगह पर लोकसभा के एक जैसे, परंतु नियम समिति में लोकसभा के सबसे उससे कम है, पर राज्यसभा के एक ज्यादा है। कौन अध्यक्ष होता है, कौन क्या होता है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत जब यहाँ पर नहीं है तो इसके अलावा जो सदन के आवास समिति होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पुस्तकालय समिति होती है जिसमें 9 सदस्य होते हैं, वो भी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित समिति हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई अन्य समितियां भी होती है, जैसे सदन के पटल पर रखी गई जो भी बात रहती है उसको लेकर समिति रहती है, लाभ के पद को लेकर होती है, महिला सशक्तिकरण के पद को लेकर होती है। तो ये ऐसी कई सारी समितियां होती है। इसके अलावा सलाहकार समिति भी होती है। सलाहकार समिति जो होती है वो किसी मंत्रालय में, विभागों में बनाई जाती है, ठीक है। उसमें अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 30 रख सकते हैं और न्यूनतम 10 रहती है। इस बात को निर्धारित, सलाहकार मतलब एक प्रकार से सलाह देने के लिए ही होती है। तो ये समिति वर्क करती है, ठीक है। तो ये जो समिति रहती है इस प्रकार से कार्य करती है। अब मुझे बस आपसे एक चीज पूछना था कि पॉलिटी के लेक्चर को अभी रोक दे, कि इसके अलावा हम इसके साथ में अगर अलग से अगर हम देखें, इसी के अलावा हम एमपी के जो हिस्ट्री है उसके लेक्चर को शुरू करें, ताकि कुछ दिनों का जो आपका एमपी बचा हुआ है, एमपी जो है हिस्ट्री का, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, उसे शुरू करें। आप मुझे सजेशन बॉक्स में लिखिएगा, या इथिक्स जैसे टॉपिकों को शुरू करें। मेरा सोच था कि इथिक्स वाले टॉपिक को हम थोड़ा सा 25 के बाद में शुरू करते, एग्जाम हो जाने के बाद। सजेशन बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्द से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।